हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस कैंपस। मैं राधे श्याम सर आपको पढ़ा रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसका नाम है टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। तो यहाँ से भी जो है आपके एसएससी जेईई में मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं और प्री में भी क्वेश्चन इसके आते हैं। तो ध्यान से देखिए, टॉपिक बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो सब फर्स्ट ऑफ आपको हम बताते हैं कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रेशर, यानी सबसे पहले समझिए टोटल प्रेशर होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, तो एक लाइन में आपको बता दें कि टोटल प्रेशर एक तरह का फोर्स होता है। ये बात याद रखिएगा, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे टोटल प्रेशर का मतलब लोग प्रेशर से समझ लेते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि टोटल प्रेशर की यूनिट। तो जब यूनिट की बात करते हैं तो ये लोग प्रेशर की यूनिट से रिलेटेड इसका भी मात्रक आप लोग लगा देते हैं कि इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा या किलो पास्कल होगा या वे मात्रक होंगे इसका जो प्रेशर का था। लेकिन इस गलतफहमी में मत रहिएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, टोटल प्रेशर जो होता है एक तरह का क्या होता है, फोर्स। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया कि ये यदि फोर्स है तो पूछा जाए इसकी क्या यूनिट है, तो नो डाउट जो यूनिट आपकी फोर्स की होगी वे सभी यूनिट किसका होगा, टोटल प्रेशर का होगा। तो एक चीज़ कन्फ्यूजन तो आपको दूर हो गया होगा कि टोटल प्रेशर की जो यूनिट होगी वो भी क्या होगा, न्यूटन, किलो न्यूटन, टन, या जो भी आप इस फोर्स की यूनिट को आप जो है लेते हैं। तो एक बात क्लियर हो गई। अब ये किस तरह का फोर्स है, इस पे हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। जैसे अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि यदि कोई लिक्विड ऐसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में है या हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में है, तो ये यहाँ पे कोई प्लेन सरफेस रख दें, या आप ये ले लीजिए, ये कोई बर्तन है यहाँ ले लें और इसमें कोई लिक्विड ऐसे भरा है, ऐसे ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता है कि इस लिक्विड के कारण इस सरफेस पर या इस पॉइंट पर जो प्रेशर का मान मिला P बराबर रो जी, और ये जो हाइट है यदि h है तो इसका मान हम लिख सकते हैं रो जी h। और इस पॉइंट की ऊंचाई यदि h1 है तो पूछा जाए इस पॉइंट पे प्रेशर का मान कितना होगा, तो आप क्या कहोगे बेटा, रो जी h1, यानी यहाँ पर जो प्रेशर होगा आपका रो जी h1। इतना आप समझ गए। और एक बेसिक फार्मूला आप जानते हो, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बात समझिएगा, तो बल बराबर क्या होगा बेटा, दाब गुणे क्षेत्रफल, अर्थात फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो अब यहीं से आप टोटल प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो कोई पूछे कि टोटल प्रेशर है क्या, तो आप कह सकते हो किसी प्रेशर के कारण, यानी किसी लिक्विड में किसी प्रेशर के कारण जो फोर्स जनरेट होता है या फोर्स जो अप्लाई होता है, किसके कारण, प्रेशर के कारण, इसलिए इसका नाम टोटल प्रेशर है। लेकिन आप कंफ्यूज मत हुए, अभी बता दिए टोटल प्रेशर एक तरह का क्या है, फोर्स है। तो क्या बताएं, प्रेशर के कारण लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल प्रेशर। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, इसका कंप्लीट परिभाषा हम बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा। क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहिएगा जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, ध्यान दीजिए, अब सरफेस है तो यहाँ पर प्रेशर लग रहा होगा हर एक पॉइंट पर, तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर लग रहा होगा तो हर एक पॉइंट पे टोटल प्रेशर भी होगा। यानी इस पॉइंट के प्रेशर कारण यहाँ का टोटल प्रेशर, इस पॉइंट के प्रेशर कारण यहाँ का टोटल प्रेशर, इस पॉइंट के प्रेशर कारण यहाँ का टोटल प्रेशर। तो ऐसे हर एक पॉइंट पे प्रेशर का मान अलग अलग होगा। तो ये टोटल प्रेशर भी अलग अलग होंगे। यदि इन सभी टोटल प्रेशर का रिजल्टेंट लिया जाए, फाइनल कितना टोटल प्रेशर पड़ रहा है, तो आपको इसी के टर्म में भी डिफिनीशन देना है और इसी को हम लोग टोटल प्रेशर के रूप में डिफाइन करेंगे। अर्थात क्या कहेंगे, किसी सरफेस पर इस लिक्विड द्वारा प्रेशर के कारण, क्या कहेंगे, किसी, इसकी परिभाषा लिखिएगा, किसी सरफेस पर इस लिक्विड द्वारा
प्रेशर के कारण लगाए गए रिजल्टेंट फोर्स को या लगाए गए फोर्स को क्या हम लोग कहते हैं, नाम देंगे बेटा टोटल प्रेशर। तो आई होप आप लोग को टोटल प्रेशर का समझ में आ गया होगा। अब आपको बताते हैं व्हाट इज सेंटर ऑफ प्रेशर। दोनों इसका कॉन्सेप्ट समझिए, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए सेंटर ऑफ प्रेशर। अब कहीं न कहीं ध्यान दीजिए, सेंटर का मतलब एक पॉइंट से है, बात समझिएगा। तो कोई सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है, ये एक पोजीशन है किसकी, एक पॉइंट की। किस पॉइंट की पोजीशन है इसको ध्यान से समझिए। जैसे आपको पढ़ाया गया है मैकेनिक्स में, कोई फोर्स है तो इसका एक एक्शन ऑफ पॉइंट होता है, एक्शन ऑफ पॉइंट, अर्थात ये जो फोर्स होता है ये किसी न किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्ट करता है, कार्य करता है। तो आपको बता दें कि ये जो टोटल प्रेशर है, साथ में इसकी डिफिनीशन देखिएगा। टोटल प्रेशर इस सरफेस के जिस पॉइंट पर एक्ट करता है, अर्थात ये जो टोटल प्रेशर है, फोर्स है, इस सरफेस के किसी न किसी पॉइंट पर ये कार्य करेगा। तो जिस पॉइंट पर एक्ट करता है उस पॉइंट को ही हम लोग नाम देते हैं क्या, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो दोनों की परिभाषा एक साथ आप क्या लिखेंगे बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में यदि कोई लिक्विड है तो उस लिक्विड द्वारा किसी सरफेस पर प्रेशर के कारण लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, टोटल प्रेशर। और वह टोटल प्रेशर उस सरफेस के जिस पॉइंट पर एक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं क्या, सेंटर ऑफ प्रेशर। इसको शॉर्ट में सीपी भी कहते हैं। जैसे एक चीज और पढ़े होंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैकेनिक्स में ये पढ़े होंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर दें तो आपको भी पूछा जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो ये भी एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, वह पॉइंट जहां किसी भी बॉडी का टोटल वेट एक्ट करता है, यानी इस पूरे बॉडी का टोटल वेट जहां कार्य करेगा उस पॉइंट को हम नाम देते हैं क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और फिर क्या बोले हैं, टोटल प्रेशर जिस पॉइंट पे एक्ट करेगा उसे हम लोग कहते हैं क्या, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग शॉर्ट में सीजी भी लिखते हैं। तो सीजी और सीपी ये दोनों कहीं शॉर्ट में लिखेंगे तो एक चीज़ समझ में आ जाए, समझ लीजिएगा कि सीजी का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सीपी का मतलब होगा क्या, सेंटर ऑफ प्रेशर से। तो आई होप इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, बात समझिएगा। अब हम ये इन दोनों में थोड़ा सा वेरिएशन देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ प्रेशर का जो है वो कहाँ कहाँ हो सकता है। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, पूछ देगा कौन सा ऊपर होगा या कौन सा नीचे होगा, ये समझिएगा। जैसे सपोज करिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये कोई फ्लूइड है, ये हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में है, और एक जनरल हम कोई ऐसे सरफेस ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब पूछा जाए इस सरफेस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, तो एक बात मैं आपको बता दूं, ये इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, बात समझिएगा, वो हमेशा फिक्स होगा इसके ये यदि रेक्टेंगुलर है तो इसके बीच में होगा। अर्थात यहाँ से सपोज करिए ये h हाइट है, तो यहाँ से h/2 दूरी पर यदि एकदम ठीक बीच में इसका क्या होगा, CG होगा, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन CP की बात कर दें तो अभी बताए हैं कि जो CP है ये वेरी करता है, किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेशर। और आपको प्रेशर में हम आपको पढ़ाए हैं, ध्यान दीजिएगा कि इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर का फार्मूला है ρgh। रो तो कांस्टेंट है लेकिन हर एक पॉइंट का h बदल रहा है तो प्रेशर भी बदल रहा होगा। तो आपको प्रेशर डायग्राम बताए थे, ये कहीं कुछ इस तरह का प्रेशर डायग्राम आएगा। अब प्रेशर डायग्राम देखने से आपको पता चल गया होगा कि इस पूरे सरफेस पर प्रेशर का जो वेरिएशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये बॉडी सिमेट्रिक है। तो बॉडी सिमेट्रिक होने के नाते इसका CG एकदम ठीक बीच में होगा, CG बॉडी सिमेट्रिक होने के नाते। लेकिन प्रेशर का जो वेरिएशन है ये सिमेट्रिक नहीं है, इस वजह से इसका जो CP होगा वो बीच में नहीं होगा। अब बीच में नहीं होगा तो कहाँ होगा, तो अब ये जो CP होगा ये मैक्सिमम वाले पोर्शन की तरफ होगा। तो जाहिर सी बात है इधर ऊपर कम है इधर ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है जो CP होगा बेटा वो एकदम यहाँ पे CG पे ना होकर उससे थोड़ा सा हमेशा बिलो ही होगा। अर्थात एक बात और बता दें, ध्यान दीजिएगा, तो CP प्रेशर के वेरिएशन पे डिपेंड कर रहा है, CG इस बॉडी के मटेरियल के वेरिएशन पे डिपेंड कर रहा है। यदि कहीं ऐसी बात आ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए कि बॉडी का भी वेरिएशन सेम हो,
हर एक पॉइंट पे प्रेशर का भी वेरिएशन सेम हो, तो ये दोनों एक ही पॉइंट पे एक्ट करेंगे। कौन कौन? CG भी और CP। अभी हम प्रूफ करके निकालेंगे, इसको बता देंगे कैसे, ये बात आप याद रखिएगा। अदरवाइज यदि ऐसा नहीं है तो हमेशा CP CG से बिलो ही होता है। क्या कहे हैं? CP CG से हमेशा बिलो ही होता है, जो है किसी भी कंडीशन में। लेकिन कब? जब प्रेशर का वेरिएशन क्या हो, एक समान होना चाहिए पूरे बॉडी में। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। आप लोग डिफिनीशन को नोट कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार हम बोल दिए हैं, ठीक है। फिर एक बार बोल देते हैं, क्या कहेंगे? किसी भी सरफेस पर किसी लिक्विड द्वारा प्रेशर के कारण लगाए गए टोटल फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? टोटल प्रेशर। और ये टोटल प्रेशर उस सरफेस के जिस पॉइंट पे एक्ट करता है उसे ही हम कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर को CP से लिखते हैं, याद रखिएगा। और टोटल प्रेशर एक तरह का फोर्स होता है, तो टोटल प्रेशर का मात्रक न्यूटन या किलो न्यूटन है। अब आपका इससे रिलेटेड हमको एनालिसिस क्या करना रहता है, ये बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में क्या कहता है, ध्यान दीजिए। जैसे कह देगा कि ऐसे कोई सरफेस है, वो किसी भी कंडीशन में ऐसे वर्टिकल हो सकता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ऐसे इंक्लाइंड हो सकता है, या ये प्लेन सरफेस है, या कर्व भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सरफेस। पूछेगा आपका कि इस सरफेस पर टोटल प्रेशर निकालो और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालो, क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो जब आपसे कह दे टू फाइंड द टोटल प्रेशर, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर एट इट्स सरफेस, यानी इस सरफेस पे आपसे पूछ दे टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू कितनी है, तो आपसे कहा जाए कि सेंटर ऑफ प्रेशर निकालो, इसका क्या मतलब है ये जानिए। जैसे टोटल ऑफ प्रेशर निकालो मतलब इस पे लगने वाला कुल फोर्स निकालो, ये समझ में आ गया। लेकिन सेंटर ऑफ प्रेशर निकालो, इसका क्या मतलब होता है ये आपको बता दें तो आपको जो है न्यूमेरिकल लगाने में इजी होगा। कहीं किसी सरफेस का कहे सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड करो, इसका मतलब है कि वो किस पॉइंट पे काम कर रहा है टोटल प्रेशर CP, उसकी फ्री सरफेस से वर्टिकल डिस्टेंस निकालो। बात समझ में आई? क्या कहे हैं कि कहीं किसी सरफेस पे कह दे कि सेंटर ऑफ प्रेशर का मान निकालो, इसका मतलब है कि वह पॉइंट फ्री सरफेस से कितना वर्टिकली नीचे है। बात समझ में आ गई? तो ये H बार का मान आपको निकालना है, और टोटल प्रेशर मतलब कितना लग रहा है कुल फोर्स, उसका मान निकालना है। तो आई होप उन दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि इनका मान निकालते कैसे हैं, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, वो टॉपिक आपको बताते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग का जो रहेगा, इसी में क्या हेडिंग रहेगा? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। चलिए तो ध्यान दीजिए, क्या टॉपिक हमारा? टोटल प्रेशर तथा सेंटर ऑफ प्रेशर का मान ज्ञात करना। ठीक है, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर का मान ज्ञात करना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये आप हेडिंग डाल लीजिएगा और नीचे एक लाइन बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे? टोटल प्रेशर तथा सेंटर ऑफ प्रेशर का मान 2 प्रकार के सरफेस पे ज्ञात करते हैं, यानी 2 तरह के सरफेस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आएंगे जिस पे इनका मान निकाला जाता है। कौन कौन से सरफेस हैं? पहला है आपका प्लेन सरफेस, और दूसरा है आपका कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो पहला प्लेन सरफेस पे आपको टोटल प्रेशर एंड सेंटर प्रेशर का मान निकालना है, और दूसरा कर्व्ड सरफेस पे। ये बात आप याद रखिएगा। कर्व्ड सरफेस पे जनरली केवल टोटल प्रेशर ही पूछता है, लेकिन कहीं कहीं सेंटर ऑफ प्रेशर का मान दे देता है। लेकिन इस पे हमेशा दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किसका किसका? टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर का। तो सबसे पहले हमें इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं, तो प्लेन सरफेस पे कैसे टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर का मान निकालते हैं, फिर नेक्स्ट हम बताते हैं आपको कर्व सरफेस पे कैसे निकालते हैं। तो आप सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिएगा इसमें, प्लेन सरफेस पर टोटल प्रेशर तथा सेंटर ऑफ प्रेशर का मान निकालना। चलिए अब आपको बता दें कि आपके सिलेबस में जो है प्लेन सरफेस पे टोटल प्रेशर और सेंटर प्रेशर का मान मुख्यतः 3 स्थितियों में फाइंड किया गया है। क्या क्या? 3 कंडीशन में, ध्यान दीजिए। सपोज करिए ये कोई लिक्विड है हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में,
तो प्लेन सरफेस मुख्यतः 3 स्थितियों में इस सरफेस के अंदर आपको दिखाई देगा। एक कह देगा हॉरिजॉन्टल कंडीशन में निकालो, एक कह देगा जब वही वर्टिकल कंडीशन में हो तब आप टोटल प्रेशर सेंटर ऑफ प्रेशर का मान निकालो, और एक कह देगा इंक्लाइंड कंडीशन में हो तब आप टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर का मान निकालो। इन 3 स्थितियों में आपको इन दोनों का मान आपको निकालना है। तो चलिए हम साथ में आपको बताते हैं। एक बात और बता दें, इस जितने भी फार्मूले बताएंगे उन सब की प्रूफिंग यहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको कंपटीशन में प्रूफिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे ये देखिए, फार्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है ये देखिएगा, प्रूफिंग के चक्कर में मत पड़िएगा। चलिए डाल दीजिए, और फिर भी किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, सर हमको प्रूफिंग भी समझना है, तो उसको हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, फिलहाल अभी कंपटीशन में इसकी जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए। तो इन तीनों कंडीशन में टोटल प्रेशर का मान पूछा जाए कितना है, टोटल प्रेशर। तो इन तीनों कंडीशन में जो टोटल प्रेशर का मान होता है, चाहे कैपिटल P से लिख लीजिए या इसको कैपिटल F से लिख लीजिए, जो भी है, ठीक है, बराबर फार्मूला होता है आपका ρ G/A x²। यानी इस फार्मूले की सहायता से हम किसी प्लेन सरफेस पर किसका मान निकालते हैं बेटा, टोटल प्रेशर का। इसी को कहीं कहीं इस रूप में भी आपको लिखा होगा ρ_w/A x²। अब आप जो लोग जो है हमारा पहला दूसरा लेक्चर देखे होंगे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का, उनको मैं बताया था इसको स्पेसिफिक वेट कहते हैं, ये डेंसिटी है, और स्पेसिफिक वेट स्मॉल w बराबर होता है क्या आपका ρg। तो जहाँ ρg है उसके जगह पे स्मॉल w, क्योंकि इस रूप में भी आपका फार्मूला ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है। तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग, चाहे वो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में हो, चाहे वर्टिकल कंडीशन में हो, और चाहे वो आपका इंक्लाइंड कंडीशन में हो, किसी भी कंडीशन में हो बेटा, इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग मान निकालते हैं, किसका, टोटल प्रेशर तथा सेंटर ऑफ प्रेशर का। तो आई होप इस फार्मूले को आप याद कर लेंगे। लेकिन इस फार्मूले में जो टर्म है, इन टर्म को समझिए ताकि आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई दिक्कत न आए। तो पूछा जाए रो क्या है, जिस लिक्विड में ये डूबा होगा या ये सरफेस जिस लिक्विड के संपर्क में होगा उस लिक्विड की डेंसिटी है, और ये आपको पता है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, आपका जो है गुरुत्वीय त्वरण है, और स्मॉल w इन दोनों के जगह पे एक साथ रख दिए हैं, इसको कहते हैं स्पेसिफिक वेट। ये बात याद रखिएगा। हाँ, इसमें 2 चीज़ आपको समझना है, एक a को क्या कहते हैं और x²। तो चाहिए तो आप मेंशन करके लिख लीजिएगा, रो जो है आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और स्मॉल w जो है स्पेसिफिक वेट है। अब ये समझिए क्या है, टोटल एरिया ऑफ प्लेन सरफेस, टोटल एरिया ऑफ प्लेन सरफेस। अब इसका मान निकालना है तो कहाँ कहाँ आपको ध्यान देना, क्या क्या चीज़, इसको समझ लीजिए। जैसे ये जो प्लेन है ये आपको मेंशन कर देगा न्यूमेरिकल में कि यह एक रेक्टेंगुलर है, अर्थात एक आयत है या आयताकार है। चलिए, तो ये सरफेस यदि आयताकार होगा तो अब बताइए एरिया का मान क्या होगा। तो सिंपल सा है, आप 7th 8th में या 9th 10th में पढ़े होंगे कि किसी रेक्टेंगुलर यानी आयताकार का एरिया जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई। अर्थात यदि कोई ये आयताकार है, इसकी चौड़ाई b है, और ये जो है आपका और h है, तो एरिया की जगह आप लिख देंगे b × h। और वही सर्कल होगा तो क्या हो जाएगा, πr² या π/4d² होगा। त्रिभुज होगा तो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। तो ये जो भी होगा, यानी ये निकालने के लिए आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, अब x² क्या है ये समझिए। x² जो है इस सरफेस, कोई भी सरफेस होगा, इसके सरफेस के CG की बात समझिएगा, इसके सरफेस के CG की फ्री सरफेस, इसको बोलते हैं फ्री सरफेस, जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। फ्री सरफेस से ये जो डिस्टेंस है वही आपका x² है। कहाँ तक का डिस्टेंस, CG तक का, CP नहीं, कहाँ तक का, CG तक का। तो कोई पूछे x² क्या है तो क्या कहेंगे, किसी प्लेन सरफेस के CG से फ्री सरफेस के बीच का वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, x²। तो CG से फ्री सरफेस तक की दूरी, तक की डिस्टेंस
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये किसी भी कंडीशन में हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वर्टिकल हो, चाहे इंक्लाइंड हो, आप इसी फार्मूले का यूज करके हमेशा किसका मान निकालेंगे बेटा, याद रखिएगा किसका मान निकालेंगे, टोटल प्रेशर का। अभी एक दो एग्जाम्पल लेकर हम आपको बता देंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ए क्या है, एक्स बार क्या है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं किसी भी कंडीशन में हो तो सेंटर ऑफ प्रेशर का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। चलिए, तो अगला इसी में क्या है आपका बेटा, सेंटर ऑफ प्रेशर। देखिए, सेंटर ऑफ प्रेशर का मान आपको निकालना है तो इसके लिए एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, उसी में थीटा की वैल्यू बदलकर किसी भी स्थिति में आप यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो सेंटर ऑफ प्रेशर का जो फार्मूला होता है, अभी बताएं सेंटर ऑफ प्रेशर का मतलब क्या है। मतलब ये बताएं बेटा, कोई भी सरफेस हो, चाहे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो वर्टिकल हो और चाहे वो इंक्लाइंड हो, किसी कंडीशन में हो, इस पे टोटल जो प्रेशर है ये कहाँ काम कर रहा है। तो अभी बताएं, ये यदि कहीं CG होगा तो उसके नीचे कहीं CP होगा, यहाँ कहीं CG होगा तो उसके नीचे कहीं CP होगा, यहाँ CG और CP दोनों एक ही पे होगा। ये x बार है और ये h बार है, ये x बार है और ये h बार है, यानी आपका CP तक की दूरी h बार है, तो आपको h बार निकालना है, यानी सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब h बार का मान आपको फाइंड करना है। तो क्या फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला होता है बेटा IG sin स्क्वायर थीटा अपान A x बार और प्लस x बार। ये आपका फार्मूला है स्टैंडर्ड। इस फार्मूले की सहायता से आप हमेशा सेंटर ऑफ प्रेशर का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब कोई पूछे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए x बार वही जो आपको बताए थे, जो पहले टोटल प्रेशर में यूज होता है वही x बार जो है इसमें भी यूज़ कर दीजिएगा। जो A आप टोटल प्रेशर में यूज़ किए थे वही A यहाँ भी यूज़ कर दीजिएगा, अर्थात A जो है पूरे सरफेस का एरिया, x बार जो है फ्री सरफेस से CG तक की दूरी। अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक IG और एक थीटा। थीटा क्या है बात समझिएगा, थीटा के बारे में बताते हैं आपको। थीटा क्या है, प्लेन सरफेस तथा फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी जो प्लेन सरफेस है और फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के बीच का एंगल। मतलब इसका समझिए, जैसे ध्यान दीजिएगा, ये आपका कोई आपका ये सरफेस है, बात समझिएगा, और ये जो है आपका वाटर का फ्री सरफेस है। तो यदि ये ऐसे रखा हुआ है तो बताइए दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंगल कितना होगा, 0। यदि ये सरफेस ऐसे रखा है, फ्री सरफेस तो ऐसे रहेगा, ये प्लेन ऐसे होगा, वर्टिकल हो गया, तो इनके बीच कितने एंगल का कोण बन रहा है, तो यहाँ देखेंगे कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। यदि ये ऐसे झुका हुआ है तो यहाँ क्या बनेगा, 0 से ज़्यादा 90 से कम। तो ये प्लेन सरफेस और फ्री सरफेस के बीच का कितना एंगल है ये याद रखिएगा, इसे कहते हैं आपका थीटा, बात समझिएगा। अब इसी को अलग अलग कंडीशन में हम चेंज करें तो क्या कंडीशन बनेगा ये देखिएगा। जैसे इसी फार्मूले को जैसे हम कह दें, पहला, इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल, यानी क्षैतिज की दशा में, यानी हॉरिजॉन्टल होगा, तो आप बताइए हॉरिजॉन्टल हो जाए तो क्या होगा, ये तो थीटा का मान यही क्या हो जाएगा, 0, और थीटा का मान इसी में 0 पुट करेंगे बेटा, तो साइन 0 का मान आपको पता होगा 0 होता है। यदि ये 0 हुआ तो इसका मान ओवरऑल पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका बताइए h बार किसके बराबर हो जाएगा, x बार की। तो x बार जो है CG का फ्री सरफेस से दूरी, h बार जो है CP का फ्री सरफेस से दूरी, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई सरफेस हॉरिजॉन्टल होगा तो CP और CG क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे, अर्थात एक ही पॉइंट पे होंगे, याद रखिएगा। एक ही पॉइंट का मतलब ये याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि दोनों एक ही डिस्टेंस पे है। इसका मतलब क्यों हुआ अभी आपको बताए हैं कि जब प्रेशर का मान, जैसे ये हर एक पॉइंट की हाइट बराबर है ना, तो इस पे प्रेशर का वेरिएशन सिमेट्रिकल है, और प्रेशर का वेरिएशन सिमेट्रिकल होगा और बॉडी भी सिमेट्रिकल होगी, तो h बार x बार में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो पहला वाला समझ में आ गया होगा। दूसरा वाला बता दें, इन केस ऑफ वर्टिकल,
यानी आपका जो फ्री सरफेस है ये वर्टिकल हो ऐसे, तो बताइए वर्टिकल होगा तो फ्री सरफेस यहाँ के बीच का कोण थीटा कितना डिग्री हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। तो यदि ये 90 डिग्री हो जाएगा तो बताइए साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो एच बार का फार्मूला क्या आ जाएगा? एच बार बराबर आ जाएगा आपका IG/AX बार और प्लस एक्स बार। बोलिए। और यही यदि इंक्लाइंड हो बेटा, ये जैसे ये इंक्लाइंड है थीटा डिग्री पर, तो आपका फार्मूला टोटल यही होगा। तो इस सूत्र को याद करिए, इसी में थीटा की वैल्यू बदल करके सबके लिए याद कर लीजिए, या आप ये जानते हो तो क्या करिएगा, हॉरिजॉन्टल की दशा में पूछे थे डायरेक्ट एच बार बराबर एक्स बार बोल दीजिएगा, और आपका वर्टिकल दशा में पूछे तो डायरेक्ट ये सूत्र यूज करिएगा, और इंक्लाइंड की दशा में ये सूत्र यूज करिएगा। अब यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव आता है। अभी हम आपको बताए हैं कि हॉरिजॉन्टल में तो दोनों बराबर होगा, लेकिन वर्टिकल में CP CG से नीचे होगा। तो कितना नीचे होता है? जैसे यहाँ पे थोड़ा साफ फिगर बनाते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे वर्टिकल का देखिए, यहाँ वर्टिकल का तो सपोज करिए यहाँ पे CG है, ये दूरी x बार, और यहाँ पे CP है और ये दूरी होगी h बार। तो पूछा जाए ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस, तो आप ये फार्मूला देखिए। फार्मूला क्या है? एच बार का फार्मूला बेटा IG/AX बार और प्लस एक्स बार। इस फार्मूले को समझिए। तो यहाँ तक तो x बार है, x बार में इतना जुटा है तब ये आया है, मतलब इसमें ये जोड़ दें तब ये मिलेगा। इसका मतलब है कि यह जो वैल्यू है वही ये डिफरेंस है, अर्थात ये जो बीच का डिस्टेंस है CG और CP के बीच का, उसका मान कितना है? तो आपको पता होगा उसका मान IG/AX बार। तो कहीं क्वेश्चन में ये पूछ दे कि CP CG से कितना नीचे है इन केस ऑफ वर्टिकल कंडीशन, तो आप डायरेक्ट बताइएगा IG/AX बार। तो आई होप आपको इंक्लाइंड का भी क्लियर हो गया होगा। इंक्लाइंड में भी पूछ दे कि CP CG से कितना नीचे है, तो x बार तक CG है, इतना जोड़ दिए तो CP आ गया। तो इंक्लाइंड की दशा में आप बता देंगे कि इतना जो है आपका जो है एक्स्ट्रा होता है डिस्टेंस h बार, किससे? x बार से। तो आई होप ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आपको समझ में आ गया होगा। इसका कुछ एप्लीकेशन बता देते हैं, तब आपको टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर का मान अच्छे से क्लियर हो गया होगा। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नोट करिए। अब पूछ दिया जाए h बार मैक्सिमम कब होता है, यानी x बार से सबसे ज़्यादा दूरी पर कब होगा। इस दशा में इतना है, इस दशा में इतना है, इस दशा में इतना है। तो आपको पता होगा कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है। साइन थीटा का ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो जब थीटा बराबर 1 हो, थीटा बराबर 1 सॉरी साइन थीटा का मान 1 हो, और साइन थीटा 1 कब होगा? जब थीटा बराबर के कितना होगा? 90 डिग्री। अर्थात वर्टिकल की दशा में एक ऑब्जेक्टिव और पूछ दे आपको कि किस दशा में CP CG के जो है आपका सबसे अधिक दूरी पर होता है, तो आप बता देना वर्टिकल कंडीशन में। अर्थात ये मान जो होता है इसकी अपेक्षा क्या आएगा? अधिक आएगा। आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं कि कैसे टोटल प्रेशर और सेंटर प्रेशर का मान ज्ञात करते हैं। तो धैर्य रखिए, ध्यान दीजिए, समझिए इसको। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल कि टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर का मान निकालते कैसे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव आता है आपका, जैसे समझिए क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि ये कोई फ्री सरफेस है, ध्यान से समझिएगा, और आपका कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये ऑब्जेक्टिव आपके SSC JEE में आ चुका है, और जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उससे भी लगा लीजिएगा, और शॉर्ट ट्रिक भी बता दे रहे हैं वो भी याद कर लीजिएगा। ये यहाँ पे है, इसका ये विड्थ नहीं दिया है, केवल ये दिया हो कि ये आपका यहाँ से H1 हाइट पर है और ये आपका यहाँ से H2 हाइट पर है। बात समझिएगा। तो कह दे इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कितनी दूरी पर होगा। ये गुप्ता एंड गुप्ता में जो है आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सेंटर ऑफ प्रेशर कितना होगा। तो इसके h बार का जो फार्मूला होगा बेटा, उसको हम बता देते हैं H2 माइनस H1 का होल स्क्वायर अपान 6H2 प्लस H1 और प्लस H2 प्लस H1 बाई 2। इस फार्मूले की सहायता से आप डायरेक्ट जो है इसके CP का मान पता कर सकते हैं, इसका CP कितना है। जैसे हम आपको क्लियर करके बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको सिंपल फार्मूला याद करिए, ये किस कंडीशन में है? वर्टिकल।
न इसकी हाइट पता है न विड्थ पता है, तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको एच बार निकालना, तो एच बार का सूत्र ये होगा आई जी अपान ए एक्स बार और प्लस एक्स बार, ये सूत्र है। हाँ, एक चीज़ आपको आई जी का मान अभी नहीं पता है कॉन्सेप्ट, तो आई जी के बारे में भी बता दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। चलिए यही बता देते हैं आई जी क्या है। आई जी क्या है बेटा, इस प्लेन सरफेस के सीजी से जाने वाले, ध्यान से समझिएगा, सब लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन किस एक्सिस के अबाउट है इसको समझना बहुत जरूरी है। यानी किसी प्लेन सरफेस के सीजी से जाने वाले और फ्री सरफेस के पैरेलल, यानी ये जो लाइन होना चाहिए वो हमेशा फ्री सरफेस के पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अर्थात जैसे मान लीजिए ये अभी सपोज करिए ये है, ये सरफेस, जैसे ये फ्री सरफेस है, अभी मान लीजिए ये ऐसे इंक्लाइंड हो जाए, इंक्लाइंड हो जाएगा तो भी आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हमेशा इसके जो प्लेन सरफेस है उसके सीजी से एक लाइन खींचिए और वह लाइन फ्री सरफेस के यदि पैरेलल है और उस सीजी से जा रहा है तो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं वही आपका क्या होता है, आई जी। तो यहाँ लिख दे रहे हैं प्लेन सरफेस के, प्लेन सरफेस के सीजी से पास होने वाले तथा फ्री सरफेस के पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके जो है, किस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस इसके सीजी से भी जाए और इस फ्री सरफेस के पैरेलल हो। आई होप आपको आई जी भी क्लियर हो गया होगा। अब बात समझिए, आप पढ़े होंगे यदि कोई आयताकार सरफेस है, ये बी है और ये एच है, तो यदि इसके सीजी से जाने वाला कोई एक्सिस इस तरह है जो एच को जो है आपको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपका आई जी का फार्मूला होता है बी एच क्यूब अपान 12, ये आप पढ़े हैं। और यदि ये बी को इंटरसेक्ट कर रहा है तो एच बी क्यूब अपान 12 होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको पढ़ाया गया है। तो बात समझिएगा। तो अब बताइए यहाँ पर आई जी का मान कितना होगा, जैसे इस फार्मूले को प्रूव कर दे रहे हैं, आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो डायरेक्ट इस सूत्र तो याद होगा ना, इस सूत्र से निकाल सकते हैं। बात समझिएगा कैसे, ध्यान दीजिए। तो पहले आई जी का मान बताओ बेटा, तो आई जी क्या होगा, इस आयत सरफेस का बी इंटू ये, तो ये हमको बी पता नहीं है, तो सपोज करिए इसको हम, इसकी पता नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको हम बी मान लेते हैं, बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके मान की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए, तो बी इंटू है ये दूरी, तो ये दूरी कितना होगा बेटा, यहाँ तक h2 है, यहाँ तक h1 है, तो ये कितना हो जाएगा, h2 माइनस h1 का होल क्यूब और अपान ये हो जाएगा 12। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किसका मान बेटा, आई जी का। अब बताइए एरिया कितना होगा, तो एरिया हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, बी इंटू h2 माइनस h1। अब आई जी मिल गया। अब केवल एक्स बार का मान निकालना है, तो एक्स बार का मान आप देखिएगा, तो पूछा जाए इसके सी जी की फ्री सरफेस से दूरी जो होता है वही एक्स बार। अब यहाँ तक h1 है और इसका आधा, तो h1 और प्लस आधा कितना हो जाएगा, h2 माइनस h1/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h1 और माइनस h1 होगा, तो ये प्लस में आ जाएगा बेटा, h2 प्लस h1/2। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये किसका मान है बेटा, एक्स बार। और हमारा फार्मूला क्या होता है, एच बार आई जी अपान एक्स बार इंटू एक्स बार। तो एक्स बार का तो मान मिल गया है। अब हम ये प्रूव कर दें आई जी अपान एक्स बार का जो मान होगा वो इतना होगा, तो आपको ये फार्मूला क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे प्रूफ करके आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ, तो एच बार का जो मान होगा बेटा, एच बार बराबर यहाँ आई जी कितना है बेटा, बी h2 माइनस h1 का होल क्यूब अपान 12 इंटू एरिया कितना है, बी h2 माइनस h1 इंटू एक्स बार कितना है, तो एक्स बार h2 प्लस h1/2। तो आपको ये 12 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6
और ये H2 माइनस H1 कैंसिल होगा, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा और B से B कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई होप आपको H बार का सूत्र यहाँ लिख देते हैं, ध्यान दीजिए वहाँ H बार वाला, तो H बार आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर क्या बचा बेटा, H2 माइनस H1 का होल स्क्वायर और अपान कितना बचा बेटा 6H2 प्लस H1, ये इतने का मान है। और x बार का मान कितना है ये आपको पता होगा, ध्यान दीजिएगा कितना है H2 प्लस H1/2, यहाँ भी चाहिए तो लिख सकते हैं प्लस करके H2 प्लस H1/2। तो आई होप आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। ये ऐसा क्यों बता रहे हैं, इस पर एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव आपका दिया हुआ है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ था कि यदि कोई आयताकार सेक्शन है जो यहाँ से 1.5 मीटर दूरी पर और ये जो निचला सिरा है वो 6 मीटर दूरी पर है, तो पूछा था इसका CP बताओ, यानी H बार का मान कितना होगा। तो H बार का मान निकालने के लिए आप यही फार्मूला यूज़ कर लीजिएगा या उससे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, H2 माइनस H1 का होल स्क्वायर अपान 6H2 प्लस H1 और प्लस H2 प्लस H1/2। चलो तो H2 माइनस H1 6 में से इतना घटाओ, कितना होगा 6 माइनस 1.5, तो ये हो जाएगा 4.5 का होल स्क्वायर अपान यहाँ 6 और दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 7.5 और H2 माइनस H1 सॉरी H2 प्लस H1, तो दोनों को जोड़िए 7.5 और अपान कितना हो जाएगा 2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, ये आपका देखिए कितना आता है, ये जो है आपका इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करिएगा तो इसको आ जाएगा शायद 4.2 मीटर। देख लीजिएगा जो है ये इसका मान जनरली 3.75 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे, अब इतना अनुमानता क्यों लिखे, इसका मान ये समझिए, इसका मान 3.75 मीटर आएगा और इससे थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ये मेन कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अब कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जिसका H बार डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, उनके बारे में हम नोट कर दे रहे हैं। आप लोग प्रूफिंग भी पूछ सकते हैं, बता देंगे उसका, इम्प्रूफिंग से मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखिएगा। H बार का मान आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछता है, तो क्या है इसको ध्यान से समझिए। कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन है, गर्मी बहुत है, ध्यान दीजिएगा। ये जो फ़ैन इसीलिए ऑन कर दिए हैं, फ़ैन की आवाज़ थोड़ा सा आएगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, ध्यान दीजिए। तो कुछ महत्वपूर्ण स्थितियों कुछ महत्वपूर्ण आकृतियों का CP, ध्यान दीजिए। जैसे आपसे ये एकदम स्टैंडर्ड है, किसी रूप में ये फार्मूला लागू होगा और किसी दशा में नहीं। जैसे पहला पूछ दे आपसे बेटा, ये कोई आपका फ्री सरफेस है और एक आयत है, इसकी ऊंचाई ये दिया हुआ है आपका H और ये इसमें टच है फ्री सरफेस में, उससे थोड़ा सा भी नीचे होते फार्मूला लागू नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ, यानी ये फ्री सरफेस में टच है। उसी तरह दूसरा, ये त्रिभुज है, फ्री सरफेस में से टच है यहाँ पर। चलिए इन दोनों का पहले बताते हैं, ध्यान दीजिए। तो पूछा जाए इसका H बार कितना होगा, H बार, तो आप बता सकते हैं इसका जो H बार होगा बेटा ये होगा 2H/3। कितना होगा बेटा 2H/3। अब पूछा जाए 2H/3 कैसे है, तो आपको अभी बताए हैं H1 H2 दूरी पर है, तो H बार का इसका जो फार्मूला होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, H2 माइनस H1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपान 6
H2 प्लस H1 और प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर H2 प्लस H1/2। तो अब इस फार्मूले को यूज करिए। तो यहाँ पर H1 क्या था, इस पहले सिरे की दूरी, H2 दूसरे सिरे, तो यहाँ H1 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा H2 का स्क्वायर अपॉन 6 और ये हो जाएगा H1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6H और यहाँ हो जाएगा H1, तो ये हो जाएगा H/2। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा H/6 और ये हो जाएगा H/2। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 2H/3। तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ के चक्कर में मत पड़िएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा इसका H बार का जो फार्मूला होगा अर्थात CP यहाँ से 2H/3 दूरी पर। हाँ एक चीज याद रखिएगा, X बार पूछ देगा तो उसका आंसर अलग होगा, X बार H/2 दूरी पर होगा। नहीं X बार जो होगा बेटा वो यहाँ से X H/2 दूरी पर, लेकिन H बार जो होता है वो 2H/3। ये डायरेक्ट याद करिएगा कि कोई आयताकार सेक्शन है वो फ्री सरफेस से टच है, तो टच से उसकी जो हाइट H होगी तो उसका जो CP होता है उस हाइट के 2/3 जो है गुने पे होता है, यानी 2/3 डिस्टेंस पर हाइट के स्थित होता है। उसी तरह पूछ दिया जाए ये हाइट यदि इसकी H है तो इसका X बार पहले बताओ। चलो X बार आपको पता होगा, ये हाइट H है तो नीचे से H/3 होता है, ऊपर से क्या होता है बेटा 2H/3, अर्थात इसका जो X बार होगा ऊपर से हो जाएगा 2H/3 X बार। लेकिन यदि H बार पूछा जाए तो वो होता है 3H/4। ये आप फार्मूले द्वारा प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे इसके बारे में यहाँ थोड़ा बताते हैं। H बार का फार्मूला होता है बेटा IG/AX बार और प्लस X बार। अब बताइए इसके IG का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, इसका IG यहाँ जाने वाला CG से ये होता है BH3/36। आप लोग त्रिभुज का पढ़े होंगे, एरिया कितना होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसका CG कितना होगा 2H/3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा ये पूरा जो है आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका H बार बराबर कितना आ जाएगा 3H/4। यही बेसिक सूत्र आप याद रखिएगा। H बार कभी भी प्रूफ करना होगा तो IG/AX बार प्लस X बार, और सब वर्टिकल कंडीशन में ही हम आपको बताएंगे। तो आपको आई होप 2 का समझ में आ गया होगा कि आयताकार का कितना होगा बेटा H बार डायरेक्ट याद रखिएगा 2H/3, लेकिन कब जब इस सरफेस से टच हो तब। रेक्टेंगुलर जब ये वर्टिक्स से ऊपर हो ध्यान दीजिएगा तब कितना होगा बेटा H बार का मान 3H/4। इसी में बता दें कि यदि ये है और आपका त्रिभुज इस तरह हो, कुछ ऐसे दे दे यहाँ पर ये इस तरह दे दे और ये हाइट H है, तो अब पूछा जाए इसका जो है आपका X बार, तो आप जानते हैं इधर से होगा H/3। अब पूछा जाए इसका H बार कितना होगा, इसका CP कितना होगा, तो जाहिर सी बात इससे थोड़ा सा नीचे होगा, तो इसका जो फार्मूला होता है डायरेक्ट H/2। याद रखिएगा कितना हो जाएगा H/2, अर्थात इसके आधे पे ही इसका क्या होगा बेटा CP होगा। ये बात आप याद रखिएगा। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बोलिए कि इसका CG जो होगा H/3 दूरी पर होता है और CP उससे अधिक दूरी पर होता है, तो H/2 फार्मूला आता है, जब प्रूफ करेंगे तो आएगा। तो त्रिभुज का समझ गए, दोनों दशा में आयत को चाहे ऊपर करिए चाहे नीचे आएगा यही वाला आएगा। अब हम आपको बताते हैं सर्किल का, और एक होता है आपका पूछता है ट्रेपोजाइडल का, तो ये दोनों का समझिए। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए। तो अगला जो है बेटा 2 हो गया, थर्ड जो है आपका सर्कल। सर्कल में 2 चीज़ पूछता है, ध्यान दीजिए। यदि ये कोई सर्कल है जो फ्री सरफेस से ऐसे टच है, ठीक है पूरा, और इसका डाया D है, बात समझिएगा। तो अब पूछा जाए बेटा इसका CG कितना होगा, CG मतलब X बार। तो किसी को डाउट होगा जो है, किसी को डाउट नहीं होगा इसमें कि कहाँ CG होगा, इसके आधी दूरी पर होगा, तो नो डाउट इसके रेडियस अर्थात D/2 दूरी पर होगा। लेकिन H बार जो मान होगा बेटा ये यहाँ पे होता है 5D/8। कितनी दूरी पर होता है बेटा 5D/8 दूरी पर। उसी तरह फोर्थ जो है आपका क्या हो गया, इसी में हेमी स्फीयर है या हेमी सर्किल है, ऐसे है, यानी ये जो है आपका यहाँ से D/2 जी। डाया D हो तो जाहिर सी बात है ये R होगा, R का मतलब ये हो जाएगा D/2, ठीक है। तो अब पूछा जाए इसका जो है X बार कितना होगा। इसका X बार सब लोग जानते होंगे, यहाँ से 4R/3π
ओम नमः शिवाय। एच बार का मान पूछा जाए कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, एच बार का मान ये कितना हो जाता है बेटा 3πd/32। ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कारण कि आप प्रूफ करेंगे तो बहुत जो है लंबा प्रूफिंग जाएगा, और डायरेक्ट ये गुप्ता में इस तरह का पूछा हुआ है कि बताइए इसका एच बार कितनी दूरी पर होगा। ये सारी चीज़ याद कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा। अब लास्ट इसको आपको बता देते हैं, पाँचवां ट्रेपेजॉइडल का। ध्यान दीजिए, यदि आपका कहीं कोई इस तरह का सरफेस दिया हो, इस तरह का, या चूंकि इस तरह होता नहीं, नहर आपको बना देते हैं, कभी कभी नहर में ऐसे क्वेश्चन दे देता है। इस तरह का, ये दूरी A है, ये दूरी B है, यहाँ से यहाँ तक विड्थ, और फिर सरफेस की दूरी A है, और ये हाइट H है। तो अब इस ट्रेपेजॉइडल का जो है ये आप नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिए, ट्रेपेजॉइडल का पूछा जाए एक्स बार कितना होगा। पहले तो इसका एरिया कितने लोग नहीं जानते, तो एरिया होता है हाफ पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट, ये हो गया। अब एक्स बार जो होगा, ये मैं बता दूं आपको बेटा, यहाँ से A से B की तरफ जाएंगे तो A+2B और अपान A+B। अभी पूछते B से A की तरफ तो B+2A हो जाता, याद रखिएगा। इनटू हाइट h है तो h/3 हो जाएगा। तो ये आपका x बार का मान है। अब इसी x बार में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं बेटा, तो h बार है आपको याद हो जाता है। तो कितने लोग x बार है, तो x बार के लिए क्या करिएगा, यहाँ 2 की जगह 3, यहाँ 1 है तो 1 की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला A+2B की जगह पे 3B, और यहाँ A+B की जगह पे 2B, यानी एक ही बढ़ा दी और यहाँ एक घटा दीजिएगा, तो h/3 की जगह पे 2 हो जाएगा बस। तो ये जो फार्मूला है वो आपका किसका है बेटा, h बार का, और ये जो फार्मूला है ये किसका है, x बार का। अभी मान लीजिए बाय द वे इसके प्रूफ करने की आवश्यकता पड़ गई, तो आप h बार बराबर सूत्र रखोगे Ig/Ax बार प्लस x बार। तो जब Ig की बात आती है तो आप कहते हो कि सर आयताकार का तो पढ़े हैं, और त्रिभुजाकार का भी पढ़े हैं, रेक्टेंगुलर का पढ़े हैं, ट्रायंगल का पढ़े हैं, सर्किल का होता है πd⁴/64। बात समझिएगा। ट्रेपेजॉइडल का क्या होता है, तो इसके Ig का सूत्र हम यहाँ पे लिख देते हैं, ट्रेपेजॉइडल के Ig का सूत्र तो ये होता है A² + 4AB + B² अपान A + B इंटू यहाँ हो जाएगा h³/36। ये आपके ध्यान दीजिएगा Ig का फॉर्मूला है, कभी इसमें रख करके प्रूफ करने की आवश्यकता पड़ गई तो इस सूत्र द्वारा रख करके आप प्रूफ कर सकते हैं। तो आई होप ये कुछ स्टैंडर्ड टर्म थे जिसका मान आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा, और आपको क्या टोटल प्रेशर का कॉन्सेप्ट होता है, क्या सेंटर ऑफ प्रेशर का कॉन्सेप्ट होता है प्लेन सरफेस पे, ये सारी चीज़ें हमने बताया। अब हम आपको अगला टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं, किसी कर्व सरफेस पर आपका जो है कैसे टोटल प्रेशर का मान निकालते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, और फिर किसी डैम के कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं। ध्यान दीजिए, इन सब पे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल्स जो है हम बता भी देंगे लास्ट में, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए अगला टॉपिक है कर्व्ड सरफेस। कर्व सरफेस पर टोटल प्रेशर। मान ज्ञात करना ना लीजिए। अब इसको इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। जैसे ये प्लेन सरफेस है, अब यहीं पे हम इतना दूर ऐसे कर्व कर दें, ये यानी आपका यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे एक कर्व है। अब कर्व का मतलब जैसे वो प्लेन था तो प्लेन सरफेस एक तरह का रेक्टेंगुलर हो सकता है, एक तरह का ट्रायंगल हो सकता है, बात समझिएगा। उसी तरह ये जो कर्व सरफेस है एक तरह का पैराबोला हो सकता है, ये सर्किल का ही एक जो है आपका चौथाई पार्ट हो सकता है, बात समझिएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक स्टैंडर्ड ये भी कर्व सरफेस देगा जिसका एरिया आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे लिक्विड ऐसे रखा हुआ है, ये फ्री सरफेस है। तो अब पूछा जाए इस कर्व सरफेस पे टोटल प्रेशर कितना पड़ेगा, ये टोटल प्रेशर F का मान।
तो अब बात समझिएगा, इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं, समझिए ध्यान से। इसका जो फॉर्मूला होता है टोटल प्रेशर, ये F बराबर होता है अंडरवुड Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। अब कहोगे सर इसमें नहीं रो जी ए एक्स बार आया क्या, ये क्यों सूत्र लगाए हैं? तो मैं आपको बता दूं इसमें और प्लेन सरफेस में अंतर क्या है। जैसे यहाँ यदि कोई प्लेन सरफेस रहता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें जितने भी छोटे छोटे फोर्स होते हैं उन सब का डायरेक्शन और रिजल्टेंट का डायरेक्शन सेम होता है। लेकिन यदि यहीं पे कर्व सरफेस है तो इस पॉइंट पर आपका ये होगा, इस पॉइंट पर ये होगा, इस पॉइंट पर ये होगा, इस पॉइंट पर ये होगा, यानी हर एक पॉइंट पर सभी फोर्स का जो डायरेक्शन है ना वो अलग अलग है। तो डायरेक्शन अलग अलग होने से रिजल्टेंट का मान निकालने में थोड़ी समस्या आती है। तो हम करते क्या हैं, यहाँ पर रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या करते हैं कि इसके हर एक पॉइंट पर जितने भी फोर्स हैं सबको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। अब दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, चाहे ये फोर्स हो, चाहे ये फोर्स हो, चाहे ये हो। जब दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट सब इसका हॉरिजॉन्टल आ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट सब क्या आ जाएगा, वर्टिकल आ जाएगा। तो सभी वर्टिकल वालों को जोड़ लेंगे तो एक रिजल्टेंट वर्टिकल मिल जाएगा, एक सभी हॉरिजॉन्टल को जोड़ लेंगे तो एक रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, सपोज करिए जो है रिजल्टेंट जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसका मान Fx है और रिजल्टेंट वर्टिकल जो फोर्स है इसका मान जो है आपका Fy है। और Fy F से सपोज करिए कितना एंगल पर है, थीटा एंगल पर। तो कोई पूछे Fx है क्या, तो आपको भी पता होगा Fx क्या है। इसके हर एक पॉइंट पर यानी कर्व सरफेस के पे जितने भी पॉइंट हैं सब पे लगने वाले हॉरिजॉन्टल, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसको दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, यहाँ जो रिजल्टेंट आएगा उसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। तो हर एक पॉइंट पे जितने भी हॉरिजॉन्टल टोटल प्रेशर आ रहे हैं सबका रिजल्टेंट है। तो ये जो है आपका क्या है, रिजल्टेंट फोर्स टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बात समझिएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी सभी क्षैतिज घटकों का जो है वो रिजल्टेंट फोर्स है। ध्यान दीजिएगा, ये रिजल्टेंट है। अब इसका मान कितना होगा इसके बारे में हम यहाँ पर आपको बताते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है रो जी ए एक्स बार। अब देखिए यहाँ टोटल F का फार्मूला नहीं रो जी एक्स बार होता है, ये फार्मूला होता है किसका, Fx का। कैसे, अब रो जी ए एक्स बार क्या है ये समझिएगा। इसके द्वारा जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा इस कर्व सरफेस द्वारा, इस हॉरिजॉन्टल को यहाँ से मिटाते हैं, यहाँ लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी इस कर्व सरफेस द्वारा एक यदि प्रोजेक्ट किया जाए तो एक प्लेन सरफेस यहाँ से प्रोजेक्ट होगा। तो यानी इसके द्वारा जो प्रोजेक्शन मिलेगा एक प्लेन सरफेस, इस प्लेन सरफेस का जो प्रोजेक्शन एरिया, बात समझिएगा, यानी ये दूरी 2 होगी, बात समझिएगा, ये पूरा दूरी का प्रोजेक्शन वर्टिकल, तो ये दूरी कितना हो सकता है, सपोज करिए 2 है या h है। तो इस प्लेन सरफेस पर जैसे अब आ गया प्लेन सरफेस, यानी Fx का मान निकालने के लिए आपको प्लेन सरफेस का कॉन्सेप्ट चाहिए। तो इस कर्व सरफेस द्वारा जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा, बात समझिएगा, इस प्रोजेक्टेड एरिया पे लगने वाला टोटल प्रेशर। तो पूछा जाए इसमें रो क्या है, जिस लिक्विड में ये सबमर्ज है उसकी डेंसिटी जी आप जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण है। ए क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया, इस कर्व सरफेस का एरिया नहीं, याद रखिएगा कौन सा एरिया है, ए जो है आपका प्रोजेक्टेड एरिया। और x बार क्या है, इस प्रोजेक्टेड सरफेस का फ्री सरफेस से CG की दूरी, यानी इस प्रोजेक्टेड सरफेस की जो CG होगी वो फ्री सरफेस से कितनी दूरी पर होगा वो आपका हो जाएगा क्या, x बार। तो आई होप आप Fx समझ में आ गया होगा। अब Fy का मान कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र यहाँ पे लिख देते हैं। Fy क्या है इसको ध्यान से समझिए। Fy क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जब इन सभी जितने भी वर्टिकल हैं सबका वो आएगा, तो सबका ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ का वर्टिकल एक आएगा, यहाँ का वर्टिकल, तो टोटल क्या करेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, इस इतने दूर का जो एरिया मिलेगा, इतने दूर का ये टोटल फोर्स ऐसे लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो फोर्स लगा रहे हैं एक तरह का वाटर का वेट ही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं
कर्व सरफेस से फ्री सरफेस तक के वाटर या लिक्विड का वेट, यानी इस कर्व सरफेस से, यानी जितना कर्व सरफेस लिया हुआ है वाटर को या किसी लिक्विड को, उसका फ्री सरफेस तक का जो इतना वेट होगा ना, वह वेट जो होगा वो Fy का मान होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Fx क्या है, किसी भी कर्व सरफेस द्वारा जो प्रोजेक्टेड एरिया मिलेगा, इस प्रोजेक्टेड सरफेस मिलेगा, उस प्रोजेक्टेड सरफेस पे टोटल प्रेशर निकाल लीजिएगा। और Fy क्या है, उस कर्व सरफेस द्वारा जितना लिक्विड का वेट जो है आपको लिया जा रहा है, वो टोटल लिक्विड का वेट जो होगा वो Fy का मान हो जाएगा आपको। लेकिन याद रखिएगा कर्व सरफेस तक के लिक्विड का वेट नहीं, फ्री सरफेस तक का, कर्व सरफेस से लेकर के। ये हो गया Fx और ये हो गया Fy, दोनों का मान आप निकाल कर इसी में पुट कर दीजिएगा तो आपको मान आ जाएगा किसका, F का। अब पूछा जाए F का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप F का डायरेक्शन जो वर्टिकल से पूछा जाए, थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बराबर Fy/Fx। इस फार्मूले की सहायता से बेटा आप F का डायरेक्शन निकाल लीजिएगा और इन दोनों की सहायता से F का मान निकाल लीजिएगा। तो आपको यहाँ Cp का मान नहीं पूछेगा, इसी का कभी कभी पूछता है Fx कितनी दूरी पर होगा, तो फिर Fx का केवल पूछ दे बेटा, तो आपको फिर नो डाउट वही फार्मूला आपका आ जाएगा, H बार बराबर Ig/Ax बार और प्लस x बार। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है किसी कर्व सरफेस पे। तो आई होप आपको ये कर्व सरफेस का भी क्लियर हो गया होगा और आपका प्लेन सरफेस का भी क्लियर हो गया होगा कि टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर का मान निकालते कैसे हैं। इस पे भी एक दो न्यूमेरिकल्स हम आपको बता देंगे, ठीक है, लास्ट में आपको। चलिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमको हमारा इस चैप्टर में क्वेश्चन आता है डैम से रिलेटेड। तो डैम क्या होता है, डैम से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सभी फार्मूले हम लिख देते हैं आपको, उसको देखिए और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करिए, ध्यान दीजिए। चलिए अब आपका एक क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या देगा, ध्यान दीजिए। ये पूछेगा ये कोई डैम है, ध्यान दीजिएगा। ये डैम आपका इस तरह ट्रेपेजॉइडल भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी दे सकता है, आयताकार भी दे सकता है न्यूमेरिकल में, लेकिन होता तो जनरली इसी तरह का है। ये आपका सपोज करिए अपर सरफेस A है और ये आपका कितना है B है, और इस डैम की जो हाइट है वो सपोज करिए कितना है बेटा H है, और इसका बेस जो है आपका, चूंकि इसकी लेंथ जो होती है बेटा बहुत ज़्यादा होती है, तो हम यूनिट लेंथ में इसका जो है न्यूमेरिकल हम आपको लगाएंगे। तो यूनिट लेंथ की बात करें तो ये विड्थ है और ये आपका जो आएगा वो लेंथ होगा, तो इसको हम मान लेते हैं 1, यानी इसको 1 मान लेते हैं यूनिट लेंथ पर, और ये तो आपका B होगा ही, ये सेंटर है CG। चलिए इस तरह का। अब इस पे आपको क्या करेगा, यहाँ पे कोई लिक्विड दे देगा और पूछेगा ये जो डैम है वो स्टेबिलिटी के कंडीशन में है कि नहीं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो रिजल्टेंट फोर्स जो होता है इसके किस पॉइंट पर, यहाँ से कितनी दूरी पर वो एक्ट करता है, ये हाइड्रोलिक्स में पूछता है। यही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछ देगा इसके बेस में, बात समझिएगा, जो कंबाइन फोर्स का मान कितना होगा या कंबाइन स्ट्रेस का मान कितना होता है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो चलिए बताते हैं एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में। अब देखिए कितने तरह के फोर्स इसमें कौन कौन से लग रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। ये डैम, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहला फोर्स आप देख ही रहे हैं कि यहां से आपका पड़ेगा लिक्विड के द्वारा लगाया गया टोटल प्रेशर P, टोटल प्रेशर। तो सबसे पहला पूछा जाए डैम पे लिक्विड द्वारा लगाए गए टोटल प्रेशर का मान, टोटल प्रेशर। तो आपको बता दें ये जो न्यूमेरिकल लगाते हैं ये यूनिट लेंथ में लेंथ दे देगा, तो जहाँ जहाँ हम लेंथ को 1 किए हैं वहाँ आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो टोटल प्रेशर P का जो फार्मूला है वो कितना होगा बेटा,
तो फार्मूला होगा रो जी एक्स बार। जब ये टोटल एच है और ये कितना दूर पानी भरा हुआ है, तो सपोज करिए स्मॉल एच तक, स्मॉल एच तक जो है ये पानी भरा हुआ है या कोई लिक्विड है। चलिए डैम होगा तो पानी ही होगा बेटा। चलिए ये दे दिया है। अब कभी कभी जब पूरा भर जाएगा तो इस स्मॉल एच कैपिटल एच का मान बराबर हो जाएगा, जब पूरा नहीं भरा होगा तो अलग अलग होगा। तो जब वाटर की बात करेंगे तो स्मॉल एच लेंगे, डैम की बात करेंगे तो कैपिटल एच लेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो हम अभी टोटल प्रेशर किसके निकालना है, लिक्विड द्वारा। किस पे निकालना है, डैम पे। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद करने का प्रयास करिएगा, ये आता है रो जी एच स्क्वायर बाई 2। यानी इस फार्मूले की सहायता से हम लोग किसका मान निकालते हैं, टोटल प्रेशर का। चाहिए तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे, कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, P बराबर रो जी ए एक्स बार। तो रो जी तो आपका होगा ही। पूछा जाए ए कितना है, तो इसका एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई आपका 1 हो गया और ऊंचाई h हो गया। और x बार कितना होगा, यहाँ कितनी दूरी पर होगा बेटा, तो सरफेस है तो यहाँ होगा h/2। तो आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा रो जी एच स्क्वायर बाई 2। तो अब पूछा जाए ये CP कितना काम कर रहा है, तो अब देखा जाए कि आयताकार सरफेस है, आयताकार सरफेस यहाँ से टच है, ये हाइट h है, तो ऊपर से 2h/3 और नीचे से कितना हो जाएगा, h/3 दूरी पर। तो ये पहला हो गया, टोटल प्रेशर इतना होगा। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा, जो आधार से यानी नीचे से कितनी दूरी पे काम करेगा बेटा, h/3 दूरी पर। जो आधार से h/3 दूरी पर कार्य करेगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अब आपका दूसरा पूछे, क्या दूसरा फोर्स काम करेगा इसका बेटा, इसका वेट W, बात समझिएगा। तो पूछा जाए वेट ऑफ डैम एट यूनिट लेंथ, लिख देते हैं यूनिट लेंथ पर उसका वेट कितना होगा। तो वेट का जो फार्मूला होगा W बराबर, याद पढ़े होंगे, mg होता है। अब मास बराबर क्या होता है बेटा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब इसका फार्मूला हम लिख देते हैं, एक 1/2 a प्लस बी। ये 1/2 a प्लस बी क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, सॉरी ये अभी इंटू एस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इसकी लेंथ कितनी है, 1, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में लेंथ से मल्टीप्लाई, ये वैल्यूम मिल गया और वैल्यूम के बाद होता है आपका रो जी। तो यूनिट लेंथ पे निकालना है तो फार्मूला क्या होगा बेटा, आपका a प्लस बी बाई 2 इंटू एच इंटू रो जी। ये आपका वेट का मान मिल गया। अब ये वेट कहाँ काम करेगा, इस वर्टिकल सरफेस से यहाँ से आपका x बार दूरी पर, जो वर्टिकल सरफेस से x बार बराबर कितनी दूरी पे काम करता है बेटा, a स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर अपान 3 इंटू ए प्लस बी। यानी ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा बेटा x बार का। यानी यहाँ से ये W इतनी दूरी पर, अर्थात 2 मान आपको बता चुके हैं। ये टोटल प्रेशर का फार्मूला है, याद कर लीजिएगा कैसे आया है, बात समझिएगा। जो नीचे से h/3 दूरी पे काम करेगा। वेट कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, W बराबर mg और मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो रो जी हो गया। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। तो ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ को कितना लिए हैं, 1। तो ये फार्मूला आपके सामने निकल करके आ जाएगा। तो ये वेट का फार्मूला है, ये आपके टोटल प्रेशर का फार्मूला है। ये टोटल प्रेशर नीचे से कितनी दूरी पे काम करेगा और ये इस प्लेन सरफेस से कितनी दूरी पर वेट काम करेगा। अब बात आती है इन दोनों की रिजल्टेंट की। तो मैकेनिक्स में आप पढ़े होंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज के नियम से कि 2 बल पी क्यू काम कर रहे हो तो उनका रिजल्टेंट आर बराबर क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कास थीटा। ये फार्मूला पढ़े होंगे। लेकिन जब थीटा 90 डिग्री हो तो केवल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता था। तो यहाँ पर भी पी और डब्ल्यू 90 डिग्री पे है बेटा, तो नो डाउट आपका पी और डब्ल्यू का जो रिजल्टेंट का फार्मूला होगा वो दोनों कितना होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3rd नंबर, नोट कर लीजिएगा यहाँ पर आर का मान, दोनों का रिजल्टेंट। तो कितना फार्मूला हो जाएगा बेटा यहाँ, पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। अब पूछा जाए कि जो रिजल्टेंट कितना होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। अब पूछा जाए ये यहाँ से कितने एंगल पर होगा, थीटा। तो जब डब्ल्यू से पूछा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर बेटा, थीटा बराबर tan इनवर्स पी अपान डब्ल्यू।
ये इसका ये थीटा मिल जाएगा डायरेक्शन। हाँ, एक चीज़ और पूछता है कि बताइए ये यहाँ से कितनी दूरी पर एक्ट करेगा, यहाँ से, तो इसको हम लोग जेड से लिखते हैं। मान लीजिए इस ई पॉइंट पर ये एक्ट किया तो फ्री सरफेस ये आर जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है बेस को, ये कितनी दूरी पर है, यानी जेड का मान आपसे पूछता है। तो उसका भी फार्मूला हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम बता देते हैं इसको यहाँ पे। तो आपका अब किसका मान पूछा है, जेड, यानी आर यहाँ पे माना आर प्लेन सरफेस से या वर्टिकल सरफेस से जेड डिस्टेंस पर बेस को इंटरसेक्ट करता है, बेस को काटता है या जा करके मिलता है। तो जेड का मान कितना होता है बेटा, ये डायरेक्ट हम फार्मूला लिख दे रहे हैं आपको, आप प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन आप कंपटीशन में प्रूफिंग की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ तक का तो आपको एक्स बार पता है, ये डिस्टेंस जोड़ दें तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पहले एक्स बार लिख दीजिए और वो जो डिस्टेंस होता है आप वहाँ पे समरूप त्रिभुज बना करके जब प्रूफ करेंगे तो P/W इंटू आपका आ जाता है h/3। तो इस सूत्र से आपको ये पता चल जाएगा कि ये आर यहाँ से कितनी दूरी पे काम करता है। तो अभी तक हम 3 चीज़ें निकाले हैं, और जैसे पहला क्या निकाले हैं, पी, और वो कहाँ काम करेगा। दूसरा निकाले हैं डब्लू, वो कहाँ काम करेगा, पी नीचे से कितनी दूरी पर, डब्लू फ्री सरफेस कितनी दूरी पर, और तीसरा निकाले हैं रिजल्टेंट दोनों का, और वो यहाँ से कितनी दूरी पे काम करेगा। तो ये आई होप आपको इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम सो में नहीं जाकर के यहाँ हाइड्रोलिक्स में जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कहेगा क्या ये डैम स्टेबलिश जो है आपका स्टेबिलिटी कंडीशन में है कि नहीं, ये अस्थायित्व की दशा में है कि नहीं, या स्टेबिलिटी के कौन कौन से कंडीशन यहाँ लागू होंगे। तो हम आपको बता दें, यहाँ हाइड्रोलिक्स की दशा में यहाँ पर मुख्यतः 3 तरह के आपके स्टेबिलिटी कंडीशन होते तो टोटल 4 हैं, ये सो में आप पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः 3 हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन। तो ध्यान दीजिएगा, आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, नोट कर लिए होंगे। तो आपसे कभी कभी इसी जेड का मान आपके हाइड्रोलिक्स में कभी कभी पूछ देता है। चलिए एक चीज़ और बता देते हैं आगे, चौथा चीज़ जो है आपका, उसके बाद जब यहाँ तक आ गए हैं तो उसके बाद बताते हैं। चलिए, तो 4th चीज़ आपसे पूछ दे, ध्यान दीजिएगा कि ये जो फिर इसको रिजॉल्व करते हैं, यहाँ पी हो जाएगा, ये डब्लू हो जाएगा, ये डब्लू। तो डब्लू का ये इसेंट्रिसिटी, यानी जो है आपका इसेंट्रिसिटी का मान पूछता है, ये कितना होगा इसेंट्रिसिटी। तो ये जो W होगा यहाँ से, यानी CG से कितनी दूरी पर ये आकर के एक्ट करेगा प्रोजेक्ट करने के बाद। तो E का जो फार्मूला हो जाएगा, नो डाउट ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा बेटा, B/2, और यहाँ तक कितना है Z, तो Z में से B/2 घटा दे तो E का मान मिल जाए। तो E बराबर हो जाएगा Z माइनस क्या हो जाएगा, B/2। ये भी आपसे पूछ सकता है। 5वां आपसे पूछ देगा कि जो है इस इसेंट्रिक के नाते आप पढ़े होंगे, इसमें इस एक्सिस के प्रति बेंड भी होगा और जो है डायरेक्ट स्ट्रेस, अर्थात इस इसेंट्रिक लोड की वजह से इसके बेस में डायरेक्ट स्ट्रेस भी पड़ेगा और बेंडिंग स्ट्रेस भी पड़ेगा, ये आप पढ़े होंगे। तो डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों का जो कम्बिनेशन होता है उसको कहते हैं कंबाइन स्ट्रेस। और कंबाइन स्ट्रेस आपका 2 तरह का होता है, ये मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ाया हूँ। एक को कहते हैं आपको मैक्सिमम जो है कंबाइन स्ट्रेस, और एक होता है आपका मिनिमम कंबाइन स्ट्रेस। तो आपको कंबाइन स्ट्रेस का मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कंबाइन स्ट्रेस, ये आपका ये दोनों जरूरत नहीं पड़ेगी, हाइड्रोलिक्स में इतने से काम चल जाएगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ तक आ गए हैं, कंबाइन स्ट्रेस सिग्मा मैक्स क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस, यानी बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस को यहाँ सिग्मा मैक्स या सिग्मा मीन दोनों एक साथ, जब प्लस लेंगे तो सिग्मा मैक्स मिलेगा और माइनस लेंगे तो क्या मिलेगा, सिग्मा मीन मिलेगा। तो चलिए बताते हैं कैसे सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन निकालेंगे, ध्यान दीजिए, समझिए। आप बताइए, यहाँ पर पहले सिग्मा मैक्स निकाल देते हैं, वही माइनस कर सिग्मा मीन हो जाएगा। तो बताइए डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होगा, आपको पढ़े होंगे लोड अपान एरिया। तो लोड कितना है बेटा, टोटल W, और एरिया कितना है B/1। और बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है बेटा, आप पढ़े होंगे M × Y/I। तो
तो यहाँ हो जाएगा m, बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा W इंटू ई, और y का मान होगा b/2 और IG का मान होगा 1 इंटू b³/12। ये आप लोग जो है कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे। इसके अबाउट बेंड कर रहा है, हाई 1 है तो 1 इंटू b³/12। इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा यहाँ पर, चलिए एक ही साल लिख देते हैं, जब प्लस है माइनस करना है, सिग्मा मैक्स या सिग्मा मीन, और जब दोनों लिखिएगा तो यहाँ प्लस माइनस दोनों ले लीजिएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो W/B हो जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ जब कैंसिल होगा बेटा ये B से, तो ये हो जाएगा 6WE/B²। देखिए यहाँ 20 से ये कटेगा तो B² आएगा, 12 ऊपर जाएगा तो ये कटेगा 6 हो जाएगा, 2 से ये आ जाएगा। अब W/B कॉमन ले लीजिए तो यहाँ जाएगा 1 प्लस माइनस 6E/B। ठीक, तो ये आपका यहाँ से किसका माना बेटा, सिग्मा मैक्स या सिग्मा मीन का। तो सोम का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक आपसे पूछता है। अब हम आपको बताते हैं इसके स्टेबिलिटी की जो है जांच, आप इसके स्टेबिलिटी कितने कंडीशन में होती है, किस किस कंडीशन में होती है उसको नोट करिए। तो आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ डैम, क्वेश्चन में आपको एक चीज दे देता है, यानी डैम के अस्थायित्व की जांच। चलिए, तो डैम के अस्थायित्व की जांच आपसे पूछ देता है कि कितने स्थितियों में जांच करते हैं। तो हाइड्रोलिक्स में मुख्यतः 3 स्थितियां हैं, लेकिन होती हैं टोटल 4। शार्ट में बता देते हैं, यानी 4 तरह से देखते हैं ये डैम अस्थायित्व में है कि नहीं। और किसी भी एक कंडीशन में ये फेल कर गया तो समझिएगा पूरा डैम फेल है, पास नहीं होगा। और जब सारा पास होगा तभी डैम पास कहलाएगा। हो सकता हो कि 2 स्थितियों में, 3 स्थितियों में पास हो जाए, किसी की स्थिति में फेल हो जाए तो भी ये डैम फेल कहलाएगा, ये पास नहीं कहलाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। तो पहला कंडीशन क्या होता है, पहला कंडीशन पूछता है इसका कि ये जो है आपका डैम के टपलिंग की जाँच, यानी पलटने की जाँच, पलटने की जांच, यानी पूछेगा ये डैम जो है कब पलट जाएगा या पलटने न, इसके लिए क्या स्थायित्व का कंडीशन बनेगा, पलटे न। तो ये बताइए, ये जो R होगा बेटा, ये जब तक इसके बेस के अंदर रहेगा, यानी इस Z का मान B के बराबर या इससे कम रहेगा, तब तक जो है आपका ये डैम पलटेगा नहीं। तो ये डैम न पलटे जो है आपका टू सेफ इन टपलिंग, जेट का जो मान होना चाहिए वो लगभग कम या बराबर किसके होना चाहिए, बी की। यानी आप सीधे सीधे कहिएगा ये जो रिजल्टेंट आर है वो इसके आधार के अंदर से जाना चाहिए, इसके अंदर से। इसके जो बाहर गया तो ये डैम क्या हो जाएगा, आपका पलट जाएगा। पहला कंडीशन। दूसरा होता है स्लाइडिंग की जांच, यानी डैम के सरकने की जांच, यानी डैम अपने स्थान से ये स्लाइड कर जाए। तो स्लाइड करने के लिए क्या जरूरी है, इन दोनों के बीच हमारा क्या लगेगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मान म्यू आर या म्यू डब्ल्यू पढ़े होंगे, ठीक है। और ये लोड कितना लग रहा है बेटा, पी। तो जब लोड ज़्यादा हो जाएगा फ्रिक्शन से तो स्लाइड कर जाएगा, और लोड कम होगा फ्रिक्शन से तो स्लाइड नहीं करेगा। तो सरकने में भी सेफ हो, अर्थात पी का जो मान होना चाहिए वो कम होना चाहिए, लगभग बराबर वो किसके, म्यू डब्ल्यू के। ये बात याद रखिएगा। और तीसरा होता है आपका बेस में टेंशन की जांच, आधार में तनन की जांच। इसके लिए आपको जो स्ट्रेंथ मटेरियल में पढ़ाए हैं मिडिल थर्ड रूल, वो बात आप याद रखिएगा। इसका अर्थात ये जो रिजल्टेंट होना चाहिए इसके माध्य तिहाई, अर्थात इसको 3 पार्टों में बांट दें तो इस बीच वाले पार्ट में, यानी मध्य का जो तीसरा पार्ट होता है, इन्हीं के बीच यदि आर ये रहेगा उसी के बीच, तो आपका कभी भी बेस में टेंशन नहीं आएगा, हमेशा पूरे बेस में क्या रहेगा, कंप्रेशन रहेगा। तो इसके लिए जो ई का मान होना चाहिए ये B/6 के लगभग बराबर या उससे कम होना चाहिए, अर्थात मिडिल थर्ड रूल, आधार में तनन न हो। इसके लिए क्या जरूरी है, ई का मान लेस देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, B/6।
ठीक है, या जेड का मान मैक्सिमम, ये पूरा बी है तो इसको भी b/3 कर दें, इसको भी b/3 कर दें, इसको भी b/3 कर दें, अर्थात 3 भागों में बंट जाएगा। 3 भागों, इन दोनों भागों को जोड़े तो कितना हो जाएगा 2b/3। तो आप ये भी लिख सकते हो जेड का मान लगभग बराबर या कम होना चाहिए किससे, 2b/3 से। तो ई के टर्म में भी मिडिल थर्ड की जाँच कर सकते हैं और जेड के टर्म में भी मिडिल थर्ड रूल का जाँच कर सकते हैं। तो आई होप आपको तीसरा भी समझ में आ गया होगा। चौथा जो दिया होगा जो है आपका क्रसिंग में जाँच, आपका जो है आपका ये डैम क्रसिंग में जांच, यानी ये डैम कब क्रश कर जाता है या क्रश न करे इसके लिए क्या होना चाहिए। तो क्रश न करे इसके लिए क्या होना चाहिए बेटा, ये जो बेस में आप सिग्मा मैक्स देखे हैं ना, इसका मान लगभग बराबर या कम होना चाहिए क्रशिंग स्ट्रेंथ है, क्रशिंग स्ट्रेंथ। अब ये क्रशिंग स्ट्रेंथ क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, याद रखिएगा। यानी इसके बेस में जो सिग्मा जो है लगने वाला जो मैक्सिमम स्ट्रेस है सिग्मा मैक्स है, उसका मान इस डैम का जो अपना एक क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है, जैसे कंक्रीट का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, जैसे M30 है तो 30 उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो सकता है, उसी तरह इस डैम का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। तो यदि सिग्मा मैक्स का मान इससे क्रशिंग स्ट्रेंथ से कम है या लगभग बराबर है तो ये डैम क्रश नहीं करेगा, रहेगा क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो आई होप आपको ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको डैम का भी समझ में आ गया होगा। इस पे भी 1-2 न्यूमेरिकल साथ लगाइएगा, जहाँ कहीं दिक्कत होगा उसको आप पूछ लीजिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बेटा, पहला किसका अध्ययन किया, प्लेन सरफेस पे टोटल प्रेशर सेंटर ऑफ प्रेशर का, पहले सबसे पहले पढ़े टोटल प्रेशर क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि टोटल प्रेशर सेंटर ऑफ प्रेशर का मान 2 सरफेस पे निकालते कैसे, एक प्लेन सरफेस पे और एक कर्व सरफेस पे, और तीसरा ये डैम का कॉन्सेप्ट है। अब लास्ट टॉपिक आपका एक और बचा हुआ है, उसको हम बता करके ये भी चैप्टर आपका आज ही यहीं समाप्त कर देते हैं, और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या, बायंसी। ध्यान दीजिए। चलिए, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या बेटा जो है इसमें क्वेश्चन के तौर पे ही आपसे पूछता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसका हम शॉर्ट में आपको पढ़ा देते हैं, ध्यान दीजिए। ये आपका एक कंटेनर दे देगा और इस कंटेनर में कोई लिक्विड ऐसे रखा है, सपोज करिए जी, इसकी हाइट h है, और यदि इसको a एक्सेलरेशन यानी a त्वरण से इसको मूव करा दें, तो मूव करा दें तो ये फ्री सरफेस आपका, ठीक है, फ्री सरफेस इसका प्लेन ही रहेगा कि कुछ झुक जाएगा, और झुक जाएगा तो उस थीटा का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। और यहाँ पर पूछा जाए इन दोनों सरफेस पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा। इस समय रिजल्टेंट फोर्स ये सरफेस इस सरफेस से, अर्थात इधर लग रहा है, सपोज करिए आपका इधर लग रहा है F1 और इधर लग रहा है F2, बात समझिएगा। तो पूछा जाए दोनों का रिजल्टेंट बताइए, F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1 कितना होगा, तो आप इसमें घटाएंगे तो इस समय दोनों बराबर है, इस समय रिजल्टेंट 0 होगा। अब देखिए, यदि इसको ए एक्सेलरेशन से मूव करा देंगे तो इसी में जस्ट दूसरा फिगर आपके सामने क्या आएगा, इसके बारे में ध्यान से समझिए। जब ए सेंस मूव करा देंगे तो आपको पता होगा जब ये आगे बढ़ेगा तो इधर वाला सरफेस जो होगा झुक जाएगा, अर्थात ये जो है आपका ये पहले वाली सरफेस की दशा है। लेकिन जब ये मूव करेगा तो ये वाला थोड़ा सा झुक जाएगा और ये थोड़ा सा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कुछ इस तरह का सरफेस आपका बन जाएगा और लिक्विड जो होगा आपका यहाँ पे, अब ये लिक्विड बचेगा और इस समय ये पूरा लिक्विड था यहाँ। तो बताइए ये फ्री, पहले वाली जो फ्री सरफेस थी बेटा, उससे कितना एंगल नीचे आया बताइए, थीटा एंगल। तो आपसे पूछता है थीटा का मान। आप बताइए यहाँ पर जो प्रेशर फोर्स का मान है वो जो लगेगा बेटा यहाँ पर, वो सपोज करिए F1 और इधर जो लगेगा उसका मान है
F2। अब दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? जाहिर सी बात है अंतर आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि रिजल्टेंट फोर्स बताइए कितना है। रिजल्टेंट फोर्स, तो जाहिर सी बात है बेटा रिजल्टेंट फोर्स आपका ये F1 है, ये F2 है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा आपका क्या? F2 माइनस F1। ये बात आप याद रखिएगा, यानी इस रिजल्टेंट की वजह से ये क्या करेगा बेटा? आपका मूव करेगा। ध्यान दीजिएगा। अब समझिए, उसके बाद आपका क्या होगा? यहाँ पर पूछा जाए कि ये आपका F1 F2 का मान कैसे निकालेंगे? तो F1 बराबर सपोज करिए ये जो हाइट है वो H1 हो गया और ये हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक ये H2 हो गया। तो F1 का मान कितना होगा बेटा? रो जी H1 स्क्वायर बाई 2, यानी इसकी लेंथ यूनिट मान लें तो आपका ये फार्मूला हो जाएगा। और F2 का जो मान आ जाएगा बेटा रो जी H2 का स्क्वायर बाई 2, जैसे डैम पे निकाले हैं, याद रखिएगा। और दूसरा इंक्लिनेशन ऑफ फ्री सरफेस, यानी फ्री सरफेस इंक्लिनेशन ऑफ फ्री सरफेस, यानी कितना है? थीटा का मान। तो थीटा का जो फार्मूला होता है बेटा वो tan इनवर्स A बाई जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बहुत छोटी सी प्रूफिंग है, इसको आप चाहेंगे तो प्रूफ कर सकते हैं जो है, लेकिन आपको प्रूफिंग जरूरत आवश्यकता नहीं है। ये डायरेक्ट याद रखिएगा, थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? tan इनवर्स A बाई जी, यानी इस सूत्र की सहायता से हम पता कर सकते हैं कितना एंगल ये नीचे हुआ है। ए क्या है? वही रेखी त्वरण, लीनियर एक्सेलरेशन, कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है पूरा कंटेनर, बात समझिएगा। और जी जो होता है ये याद रखिएगा आपका गुरुत्वीय त्वरण। अब पूछा जाए ये तो सर हाइड्रोस्टैटिक का टॉपिक नहीं है, ये तो आपका काइनेमेटिक डायनामिक हो गया। तो आपको मैं बता दूं ये कंटेनर मूव कर रहा है, न कि ये लिक्विड जो है मूव करने के बाद वो लिक्विड जो होता है वो आपका क्या रहेगा बेटा? हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं माना जाएगा। तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इसी में एक और देता है, ये तो हो गया आपका इस तरह ये रेखीय मूव कर रहा है। अब पूछता है इसका जो है वर्टिकली यदि मूव करे तो आपके बेस में प्रेशर का मान कितना बढ़ जाता है या कितना घट जाता है, उस टॉपिक के बारे में भी आपको बता देते हैं। ध्यान दीजिए। तो ये स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिएगा, 60 में ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ देखिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछेगा बेटा? यदि यही कोई कंटेनर है, इसमें h हाइट तक कोई लिक्विड भरा है, h हाइट तक, तो पूछा जाए यहाँ पे प्रेशर का मान कितना होगा? तो नो डाउट P बराबर आप कहोगे कितना होगा बेटा? रो जी एच। लेकिन यदि इसी को A एक्सेलरेशन से इस पूरे कंटेनर को ऊपर ले जाएं तो बेस में प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी प्रेशर का मान बढ़ जाएगा या घट जाएगा? इसका मान आपसे पूछता है। अब बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा? तो आपको मैं बता दूं कि जब ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है तो यहाँ पे प्रेशर का मान जो होता है वो इंक्रीज करता है। जब अपवर्ड डायरेक्शन में कंटेनर जाएगा तब, और पी का मान जो होता है वो डिक्रीज करेगा। कब? जब कंटेनर क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो इंक्रीज कर जाएगा और यहाँ का प्रेशर, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज होता है, कितना डिक्रीज होता है, ये मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर अब नेट प्रेशर पूछा जाए ऊपर की दिशा में कितना होगा, यानी नेट प्रेशर, तो 60 में आप याद कर लीजिएगा P बराबर, पहले तो रो जी एच था ही, अब आपका ये हो जाता है रो ए एच, यानी रो जी की जगह पे ये हो जाता है रो ए एच बढ़ जाएगा। और जो है आपका जब डाउनवर्ड जाएगा तो घट जाएगा, अर्थात यहाँ पे रो जी एच कॉमन ले ले बेटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, और यहाँ तो आपका जी है नहीं तो जी से गुणा कर दे, जी से भाग दे दे, तो ये हो जाएगा ए बाई जी। तो नेट प्रेशर जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा? ए बाई जी। अर्थात क्वेश्चन आपसे पूछ दे यहाँ कोई लिक्विड है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे नेट प्रेशर कितना होगा? तो दो याद रखिएगा, ये जो आया है वो एक तरह का गेज है, तो यहाँ पर गेज प्रेशर, गेज प्रेशर कितना होगा तो आप बता दीजिए यहाँ रो जी एच 1 प्लस ए बाई जी, और एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ दिया जाए बेटा तो आपको बताए हैं गेज से एब्सोल्यूट निकालने के लिए। तो
तो एब्सोल्यूट जब पूछा जाए तो इसके ऊपर जो प्रेशर है आपका, कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जुड़ जाएगा तो टोटल प्रेशर P बराबर PATM प्लस ये ρGH 1 + A/G। और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा बेटा तो यहीं पे जहाँ प्लस है वहीं पे क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। बस आपको ये नोट कर लीजिएगा। तो ये टोटल टॉपिक आपका ख़त्म हुआ। यदि कोई टॉपिक आपको लगे कि ये टॉपिक छूटा हुआ है तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा, सर ये आप जो है कंप्लीट कर दीजिए, मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। तो आज का टॉपिक इतना रहने देते हैं। ये आपका जो है एक टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर हम आपके सामने लेकर के आएंगे बायनेंसी। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।